तो वहीं 36 दिन के प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र जश्न मनाते हुए नजर आए और अपने अपने घरों को भी लौट गए। प्रदर्शनकारियों के लौटते ही जंतर मंतर पर साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया, जो देर रात तक जारी रहा। इस बीच एनडीएमसी की करीब 500 लोगों की टीम ने जंतर मंतर पर देर रात तक काम किया। प्रदर्शन के लिए बनाया गया मंच वहां से हटा दिया गया है। लाइव टाइम्स के संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी की जरा ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जाहिर है ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि पुलिस इस समय भले ही है, बैरिकेड्स भले ही हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जा चुके हैं और जगह की जो सफाई है वो हो रही है। जाहिर है एक दो दिन नहीं बल्कि लगभग 37 दिन जो है यहीं प्रोटेस्ट चला। पैर रखने की जहाँ पे जगह नहीं होती थी, अब देख सकते हैं कि वो जगह जो है वो खाली हो चुकी है और समझ सकते हैं कि पुलिस जो है इस जगह को अब फ़िलहाल जो बैरिकेड्स और तमाम चीज़ें हैं उसको भी हटा रही है। जो एनडीएमसी और एमसीडी की टीमें हैं वो यहाँ की सफाई कर रही हैं। तो जाहिर है जो छात्रों की मांग थी नीट पेपर लीक को लेके, वो सरकार ने मान भी ली। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन सब के बाद हम ये सिर्फ आपको इस वजह से दिखा रहे हैं कि अन्ना हजारे प्रोटेस्ट, निर्भया प्रोटेस्ट, उसके बाद से सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो माना जा रहा है कि यहीं पे हुआ है और अब वो जगह खाली हो चुकी है। ये जगह जो है वो नीट क्लीन कर दी गई है। हालांकि अगले दिन भी अभी देखेंगे राइट हैंड पे तो कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यूँ आप कह सकती हैं कि छात्र जो जेनजी खुद को मैक्सिमम बता रहे थे, उनकी मांगों को मान के फिलहाल ये जंतर मंतर खाली करवा लिया गया है। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कई बार हिंसा झड़पें हुई और हिंसक प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने कुल 15 एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी मामला दर्ज हुआ, जिसको समझौते के तहत केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि वापस ले लिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि एफआईआर वापस होना क्या इतना आसान है? इसकी क्या प्रक्रिया होती है? इस पूरे मामले को वापस लेने में आखिर कितना समय लगता है? ये समझने के लिए हमने दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी वेदभूषण शर्मा से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार उनकी बात सुनिए। हमारे साथ वेदभूषण जी हैं जो दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं। सर, कैसे वापस हो पाएगा, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है? देखिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया, परंतु इतना ये टिपिकल मामला है। आपने केवल उन राज्यों को शामिल किया है जहां पर केवल बीजेपी शासित है या दिल्ली की पुलिस जो दिल्ली सरकार के अंदर है या केंद्र सरकार के अंदर है, परंतु उन स्टेट्स का क्या है जहां पर इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, कॉपिंग हुई है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं मानता हूँ सरकार ने छात्रों पर ध्यान रखते हुए, उनकी मांग को मानते हुए और एक बड़े खतरे को टालने के लिए, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा एक हमला, एक तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर आ रही थी और विदेशों का भी इसमें कुछ संलग्नता पाई गई थी। तो ऐसे हालात में उम्मीद थी कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर हिंदुस्तान के अंदर हिंसा की जाए, जलाया जाए हिंदुस्तान को, संसद को जलाया जाए और जिस तरह नेपाल बांग्लादेश के हालात हुए हैं उसी तरह के हालात हिंदुस्तान में पैदा किए जाएँ। तो सरकार ने चाहते या ना चाहते हुए भी ये तमाम जो कड़वे घूंट जो पिए हैं, उनके अंदर ये भी है कि जो 15 एफआईआर हुई हैं जिसमें हमारे सिपाही से लेकर आईपीएस ऑफिसर तक इंजर्ड हुए हैं, सीरियस चोट आई है, अस्पताल में भर्ती हैं, महिलाओं को साथ में बदतमीजी हुई है जंतर मंतर पर महिला पुलिस के साथ में, उस कंडीशन के अंदर जो एफआईआर वापस लेने का जो फैसला है सरकार का, मेरा रुख थोड़ा उससे अलग है। मेरा मानना यह है कि ठीक है, छात्र का कैरियर ख़राब ना हो, बच्चों का कैरियर ख़राब ना हो, हमारी उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं, कॉपिंग दोबारा ना हो, नीट ना हो। हम और आप सब यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़कर निकले हुए हैं, हम भी उसी युग से निकले हुए हैं। उनका यदि कोई अरेस्ट होता है तो उसका कैरियर आगे के लिए समाप्त हो जाता है, बहुत सी चीज़ों से उसको डिवार होना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि छात्र के अलावा जो लोग इन तमाम हिंसक एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे थे, जहां पर पूरे नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर धारा 163 बीएनएसएस लगी हुई थी, जो पहले धारा 144 थी, उसको तोड़ना, उल्लंघन करना अपने आप में ऑफेंस है। वहां पर ऐसे ऐसे अपराधी गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे थे, जैसे यमुना पार का सीलमपुर का हाजी अफजाल, जिसकी वाइफ भी आम आदमी पार्टी की काउंसलर है सीलमपुर से, वो तमाम अपने गैंगस्टर्स को साथियों को लेकर आया था। ये वही आदमी जो ताहिर हुसैन का दोस्त था, जिसमें अंकित शर्मा और हमारे हेड कांस्टेबल की डेथ हुई थी सीए एनआरसी के दंगों में। इसी तरह किसान आंदोलन के
जब हुआ तो लाल किले पर जिस तरह से तौहीन हुई और तमाम दिल्ली पुलिस के कर्मियों को चोट आई और काफ़ी कुर्बानियां दिल्ली पुलिस को देनी पड़ी, आज वही घटनाक्रम दोबारा आ गया है। अब सरकार ने निर्णय तो ले लिया, पर निर्णय की प्रक्रिया ऑफिशियली अभी कुछ नहीं है, केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया गया है कि हम मुकदमों को वापस ले लेंगे। वही मैं समझना चाहता हूँ सर कि प्रोसेस कैसे होता है। 3 तरह की प्रक्रियाएं हैं। जब मुकदमा दर्ज होता है या तो उसको चार्जशीट कर दिया जाए और कोर्ट उसमें ट्रायल के बाद में कोई निर्णय करे, या फिर